मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। क्या कान में रुई डाल रखी है? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमघट लगा कर बैठ जाती हैं। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक़ है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती? है हिम्मत उनमें कि एक वक्त का खाना खिला दे आपको? खुद उन्हें भूख सूखी रोटी मिलती होगी, आपको क्या खिलाएंगी? खाने के लिए तो यही दरवाज़ा दिखता है। नेहा अपनी सास गीता जी से कहती है। बेचारी गीता जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू भी तो लगा दिया, कपड़ों को भी सूखने के लिए दे दी हूँ। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई। नेहा बोली, देखो तो बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने ही उठा ली है। अगर वो काम हो गए हैं तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई ही कर दें? पूरे दिन खाती रहती हैं और एक जगह बैठी रहती हैं, तभी तो आपको गैस बनता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? मैं स्नान कर ली हूँ, आप भी नहा लीजिए, और बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दीजिएगा। इतना कहकर नेहा बिना उसकी बातें सुने वहाँ से चली गई। गीता जी बोली, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूँगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। ये हर रोज़ मैं 2 बार नहाने के चक्कर में मेरे कमर की हालत ख़राब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही थी। बाथरूम से गीता जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बुढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज़ आई, माँ आप बाथरूम की सफाई कर रही हैं? आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया, और अब ये सब आखिर घर के लोग सब कहाँ हैं? और क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? गीता जी का छोटा बेटा रवि बोला। अचानक बेटे को देखते ही गीता जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले से लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। गीता जी बोली, बेटा उसे कुछ मत कहना, ये मैंने उसके कहने पर नहीं अपनी मर्जी से किया है। रवि बोला, माँ आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी का हालचाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो नेहा के कमरे की तरफ गया। भाभी, ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही हैं और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही हैं। नेहा रवि को देखकर चौंक गई। रवि ने कहा, अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। नेहा बोली, अरे देवर जी आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। और ये क्या कह रहे हैं? रवि बोला, मेरी छोड़िए, आपने मेरी माँ की ये हालत कर दी है, आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? नेहा बोली, अरे देवर जी इतना क्यों भड़क रहे हैं, आराम से बैठकर चाय पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वह अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में रवि वहां से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर रवि बोला, जब भी मैं आपको फ़ोन करता था और हाल समाचार पूछता था आप कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगे, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों? माँ बेटे के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली, मेरे लाल छोड़ो इन बातों को, तुझे देखे बहुत हुए कितना समय हो गया, और ये क्या तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी नेहा आई और बोली, मम्मी जी क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा पर आपने मुझसे बताया नहीं? गीता जी कुछ कहती उससे पहले रवि बोला, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खबर दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती। अरे मेरी माँ इस पर की मालकिन थी, बाबूजी के रहते मजाल नहीं था कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी उठा ले। आज बाबूजी की आत्मा कितना दुख रहा होगा। और माँ आप कब से ये सब काम करने लगी?
अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटे को तो बताइए। क्या भैया को ये सब पता है? गीता जी बोली, बेटा घर का काम करने में क्या तकलीफ होगी। अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ नेहा और बहू बाबू पोता कैसे हैं? मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे? रवि बोला, माँ आपके हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए हैं, बाथरूम साफ करने के लिए नहीं। तो हम हैं और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब काम करना पड़े? और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। गीता जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। रवि ने तुरंत अपने बड़े भाई किशन को फ़ोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में ही किशन ऑफिस से आया। रवि को गले लगाते हुए बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं दी कि अचानक चले आए। रवि ने नेहा की तरफ देखते हुए बोला, अगर बता कर आता तो कुछ राज पर पर्दे हमेशा पड़े रह जाते। गीता जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। रवि आश्चर्य से बोला। माँ की तरफ देखने लगा तो नेहा झट से बोली, अरे माँ जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी, मैं बनाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटे को अपने पास देखकर गीता जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे तब गीता जी अपने कमरे में थी। रवि ने इधर उधर देखा और गीता जी से बोला, माँ आप खाना खाने क्यों नहीं आई? तभी नेहा का बेटा वीर बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती है। रवि बोला, ऐसा क्यों? वीर बोला, दादी को बर्तन भी तो धोना होता है। नेहा झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, ये लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। नेहा गीता जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी जानती है ना बुढ़ापे में इन लोगों को कितनी परेशानियाँ होती है। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा। चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। गीता जी चुपचाप जाकर बेटे के साथ बैठ गई। रात में गीता जी जब लेटी थी, रवि उनके पैरों को दबा रहा था। गीता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि बोला, माँ आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं हैं? गीता जी ने देखा नेहा दरवाजे पर कान लगाए सुन रही थी तो वो बोली, नहीं नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों के बाद तुम्हें देखती हूँ। फिर वो माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह गीता जी झाड़ू लेकर बाहर साफ करने लगी। झाड़ू की आवाज़ से रवि उठकर बैठ गया और माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, ये संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम करती हैं। गीता जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोचा लगा देती हूँ। रवि जोर से चिल्लाने लगा, भैया, ओ भैया भाभी, बाहर निकलिए। किशन आंख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है रवि? रवि बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती हैं? किशन बोला, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? रवि बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने के लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता उसे आप लोग ये सब काम लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली बाई नहीं रख सकते? क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का? किशन बोला, रवि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो और पैसे पेड़ पर नहीं आते हैं। कल तुमने अपनी भाभी से बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है? रवि बोला, शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ये कहते हुए? और आपको पैसे की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरे का किराया लेता हूँ और ना अनाज पानी का। सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है, ऊपर से बाबूजी का पेंशन भी आता है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू को भी आराम से रह सकती है। तभी उधर से गीता जी की छोटी बहू प्राची अपने छोटे बेटे से बच्चे को गोद में ले आई और बोली, आखिर घर में क्या हो रहा है? आप लोगों को चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने गीता जी के और अपने जेठानी के पैर छुए। गीता जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा,
बहू, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ही समझाओ रवि को, कोई अपनों बड़े भाई से ऐसे बात करता है। उस वक्त तो रवि शांत हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। प्राची बोली, ये तो गलत बात है। मम्मी जी बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और आप किसी पर बोझ नहीं है। आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं, परंतु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती हैं। ये बात जेठ जी और भाभी को समझ नहीं होगी। उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत गीता जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था कि गीता जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्ध महिला ने रवि से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। गीता जी की डरी हुई आंखें नेहा की तरफ देख रही थी। तभी प्राची बोली, चाची जी, हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं है। फिर प्राची ने उस वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद प्राची बड़े आराम से नेहा से बोली, भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। किशन रवि से बोला, रवि, अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रहे हैं। ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। प्राची को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रवि बोला, भैया आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। और ये हमारी माँ होने के साथ साथ प्राची की सास भी है। नेहा बोली, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है। और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाता, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। प्राची बोली, अच्छा, तो आपको इन सब चीज़ों बहुत ज़्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सभी किराएदार ऊपर से दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे। नेहा सबको देखी, फिर बोली, और नहीं तो क्या। प्राची हाथ जोड़कर सभी किराएदार से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डालिएगा और मम्मी जी का पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा। और भाभी, आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को दोगी। और मम्मी जी, अब सब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर रहना चाहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। गीता जी ने इधर उधर देखने लगी तो प्राची उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब खुद तक नहीं लेने देंगे तो कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई, क्या आखिर वक्त में नजरें झुकाकर जाना चाहती हैं? फैसला आपका। नेहा गीता जी का कसकर हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है। गीता जी ने अपना एक हाथ झटके में नेहा से छुड़ाया और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति के अर्जित की हुई है, जिस पर सब बस मेरा अधिकार है। किशन आगे बढ़ते हुए माँ से बोला, माँ, ये क्या कह रही हैं? इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की उसका ये सिला दिया। गीता जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हो। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वो अपनी अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार गीता जी ने निर्णय लिया कि वो छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएंगी। उन्होंने सभी किराएदार को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना चाहते हो तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा। आगे कोई झमेला ना हो, इसलिए गीता जी ने एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद रवि अपनी माँ को लेकर मुंबई चला गया। इधर नेहा, जो आज तक ऐसी आराम से कट रह रही थी,
अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था। जब पति से शिकायत करती तो किशन कहता, सब तुम्हारी गलती है, रोज लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। अब मेरी औकात नहीं कि मैं कामवाली रखूं, अब सारा काम घर का तुम ही करोगी। उस रोज ने नेहा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। सही कहा है किसी ने, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, माता पिता को कभी हल्के में मत ले। अगर वो वृद्धावस्था में हमारी 2 बातें सुन ले तो बस घर की शांति के लिए, वरना जिन्होंने हमें खड़ा होना सिखाया है, वक्त पड़ने पर अपनी कमर और हमें भी सीधा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।